जोहार मास्टर जी, राहुल की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हाल चाल है? हाल चाल एकदम बढ़िया है मास्टर जी। और हमके बुझाते कि चलो अब हमरे अपन देखोया मना स्वागत करके अपन कार्यक्रम को शुरू करो। अरे वाह वाह, बिल्कुल। और हम समझते हैं कि हमारे जो देखने वाले हमारे किसान भाई हैं, हाँ। इनका भी हाल समाचार अच्छा होगा। और जैसा पर्वतिया जी ने कहा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जब हाल चाल की बात हो गई है तो क्यों ना हम लोग खेती बाड़ी से का भी हाल चाल ले लें। एकदम मास्टर जी, राउठी नया नया एकदम बढ़िया बढ़िया समाचार रहेला हमरे कर खेती बाड़ी से जुड़ल तो के बताए दो। तो चलिए किसान भाइयों, देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है 50% अनुदान पर सूकर उत्पादन इकाई वितरण की योजना। बेहतर पैदावार के लिए जैविक खादों की उचित मात्रा का करे प्रयोग। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य में सूकर पालन व्यवसाय को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग झारखंड की एक योजना के अंतर्गत योग्य पशुपालकों का चयन कर उन्हें सूकर प्रजनन इकाई स्थापना के लिए उन्नत नस्ल के सूकर 50% अनुदान दिए जाते हैं। योग्य पशुपालक इस योजना से लाभ लेकर सूकर पालन व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। राज्य के बहुत से किसान पशुपालन कर भी अपनी आजीविका चलाते हैं। सूकर पालन व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक ग्रामीण भाइयों के लिए पशुपालन विभाग झारखंड चुने गए पशुपालकों को सूकर प्रजनन की एक इकाई, जिनमें टीएनडी नस्ल के 2 नर सूकर और 4 मादा सूकर होंगे, 50% अनुदान पर देने की योजना चला रही है। यह अनुदान क्लस्टर के माध्यम से लाभुकों को दिया जाता है। खेती बाड़ी में जैविक खादों द्वारा होने वाले लाभ को देखते हुए इसका उपयोग बढ़ा है, परंतु कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि जैविक खादों के इस्तेमाल से लाभ की जगह फसल को नुकसान हुआ। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि उचित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं होने के कारण फसल को हानि पहुंचती है। इसलिए किसानों को फसल के अनुसार उचित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि कौन सी फसल में जैविक खाद की मात्रा कितनी हो। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मात्रा उचित दें। यानी कि अगर आपको जैविक खाद फसलों में इस्तेमाल करना है तो 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर के इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, अगर जो किसान भाई इनको वृक्षों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो 200 ग्राम प्रति वृक्ष के हिसाब से ये वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में शिमला मिर्च की बुआई कर सकते हैं। फसल की बेहतर पैदावार के लिए आवश्यक कृषि कार्यों के साथ उन्नत किस्मों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत, नव भारत, इंद्रा और कैलिफोर्निया वंडर शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद है और अच्छी उपज प्रदान करती है। भारत, नव भारत, इंद्रा, कैलिफोर्निया वंडर ये शिमला मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 450 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 क्विंटल शिमला मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। भारत, नव भारत, महाभारत, इंद्रा, कैलिफोर्निया वंडर और रंगीन शिमला मिर्च अगर करना चाहते हैं, पीली शिमला मिर्च अगर करना चाहते हैं तो सुहाना, लाल शिमला मिर्च अगर करना चाहते हैं तो बॉम्बे, नताशा, इन प्रजातियों का आप चयन करें। बीज की उचित मात्रा दें। अगर हाइब्रिड है तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर ओपन कल्टीवेटेड कर रहे हैं आप तो 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में धान की बुआई सही समय पर किए हैं, उनकी फसल अब महीने से 1.5 महीने की अवस्था में होगी। इस अवस्था में फसल पर बकिया कीट और तना छेदक कीट के लगने की संभावना रहती है। इन कीटों के प्रकोप के लक्षण क्या है और कैसे उनका नियंत्रण करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। बकिया जो कीट है, नियंत्रण करने के लिए जो है इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्विनोल फॉस या क्लोरपायरीफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से जो है। इसके साथ ही कुछ दानेदार कीटनाशक भी हैं, जैसे फोरेट 10G, इसका 10 kg प्रति हेक्टेयर के दर से, कार्बोफ्यूरॉन 3G, इसका जो है 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव करके बकिया पे नियंत्रण पा सकते हैं।
की कटाई करनी हो या पौधों के इंटरलॉक की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। इस उपकरण की क्या खासियत है, आइए जानते हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलिए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं कि कृषि जगत में ये सफलता इन्होंने कैसे पाई। पहले मेरे पिताजी पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, अब हम लोग नया आधुनिक ढंग से खेती करते हैं। हम प्लांडू से ट्रेनिंग लिए हैं, केवीके से जुड़े हुए हैं, केवीके से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और अब नया तरीका से जो खेती कर रहे हैं इससे हम लोग का ज़्यादा बेनिफिट होता है और कम लागत भी लगता है। कम लागत से ज़्यादा फायदा होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़ बाकी अनाज अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम है। दलहनी अनाजों में नरमी का रुख है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में तेजी जारी है, परंतु बाजारविदों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम घटेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी समाचार में तो बड़ा बढ़िया बढ़िया नया नया जानकारी दे देली, मौसम का हाल भी बता देली और मंडी का। अरे मौसम के हाल चाल से हमको याद आ गया अपना सवाल। हाँ मास्टर जी, राउर सवाल तो ऐसा रहेला कि सीखेला तो मिलेला, बाकी नहीं देखिए आज हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। आज आपको पूरी की पूरी कविता बता देंगे और इसके बाद आपको उसका अर्थ बताना होगा। ठीक है? ठीक है, तो चलिए किसान भाइयों, आपके लिए भी ये सवाल कि उत्तरा उत्तर दे गई, हस्त गयो मुख मोरी, भली बिचारी चित्तरा, परजा ले बहोरी। अब बताइए इसका अर्थ क्या होगा, ये आप सोचते रहिए। और हम लोग लेते हैं एक छोटा सा विराम, है ना? किसान भाइयों आप भी सोचते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद एक बार फिर से देखिए मनक बहुत बहुत स्वागत करत थी। मास्टर जी, राउर सवाल तो बड़ा टेढ़ा बुझाएला, इनके समझे लेखन तनी बेरा चाहिए, तब तक ऐसा करूँ कि हमारे एगो सवाल का जवाब बताए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बताइए क्या है आपका सवाल। ऐसा नहीं मास्टर जी कि अगर आलू कर खेती तो ऐसे हमारे घर किसान भाई मन करे ना, तो तनी वैज्ञानिक ढंग से करें, बगरा फायदा उठाएं तो उमले भी बढ़िया रही। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सही समय पर सवाल है भाई, क्योंकि ये समय है किसान भाइयों आलू लगाने का, और खास करके इस मौसम में अगर आप आलू लगाने जा रहे हैं तो उसकी कौन सी वैज्ञानिक विधि होगी, आपको कैसे खेत की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ श्री अनिल कुमार राय जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में, और आज हम यहाँ बातचीत करने के लिए विषय चुना है कि आलू फसल की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के हॉर्टिकल्चर विभाग के अनिल कुमार राय जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। अनिल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत जोहार जोहार। अनिल जी, जैसा आज हमने विषय चुना है कि आलू फसल की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें हमारे किसान भाई, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आलू की खेती करने के लिए वो खेतों की तैयारी कैसे करें। हाँ, पहले हमारे किसान भाइयों से कहना है कि खेत जो है पूरी जुताई कर लें, और जुताई करते करते मिट्टी पूरी महीन कर लें। अब अभी बरसात का मौसम है, वो बीच बीच में 2 या 3 जुताई बढ़िया से करें, और जुताई करने के बाद उसमें जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, वो खाद जो है 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है, और उसमें जो है फिर पूरा उसको जोत लें। समझिए कि हमको एडवांस माने अग्रिम जात के जो है हमको आलू लेना है, तो उसके लिए जितनी महीन मिट्टी रहेगी उतनी ही पैदावार ज़्यादा होगी। तो हम उसकी जुताई कर लेते हैं। जुताई करने के बाद जब आप हाथ से छुएं कि मिट्टी जो है भुरभुरी हो गई है, तो उसमें सड़ा हुआ गोबर 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें। डाल देने के बाद फिर उसको जुताई कर दें। 2 जुताई करने के बाद आप जो है जब खेत आपका तैयार हो जाता है, तो आपको आलू की जात लेनी है। तो आप कौन सा आलू लगाएंगे ये किसान भाई नहीं सोच पाते हैं। वो मार्केट में जाते हैं और तुरंत जो है साठा सफ़ेद वाला, जिसको बोल रहा है कि 60 दिन में तैयार हो जाएगा, चलो भाई हम अभी तुरंत ले लेते हैं। तो हमको इस बात को सोचना है कि साठा तो हम ले लेते हैं, लेकिन पैदावार हमारा मार करता है। तो जब किसान की पैदावार के लिए आप देख रहे हैं कि आलू का रेट कितना बढ़िया है, तो उस हिसाब से अभी जो है तुरंत 10 अक्टूबर से और 25 अक्टूबर तक वो जो है कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, ये अर्ली वैरायटी है। इसको हम किसान भाइयों से कहेंगे कि इसकी वैरायटी ले लें, इस जात का आलू लगावें, और इसको ले लेने के बाद उसको आप पहले लगावें अग्रिम। इसके बाद जो है अगर आप लगाते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर में 10 नवंबर से और 30 नवंबर तक आप जो है दूसरी वैरायटी लगावें, वो कुफरी सिंदूरी, कुफरी अलंकार, कुफरी चमत्कार, ये वैरायटी अगर लगाते हैं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होती है। तीसरी हुई कि किसान भाई हमारा धान काट के लेते हैं, आप देखते ही हैं, तो उसके लिए हमारी पिछात जात हो जाती है, और समय भी आप देखते हैं कि वो पीछे हो जाता है। तो दिसंबर का महीना आ जाता है, तो पूरे दिसंबर तक यानी जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप देखते हैं कि हमारे किसान भाई भी आलू लगाते रहते हैं, और उसको खेत की तैयारी धान काटने के बाद करते हैं। तो उसमें आप एक काम करें कि उसमें जो है कुफरी पेप्सोइन 1 और पेप्सोइन 2, ये 2 वैरायटी इसके लिए है, जिससे कि किसान की पैदावार में कमी नहीं आवे। इसको ले लेते हैं। आलू का बीज जो है हम लोग लेते हैं मार्केट से, तो उसको जो अब लेते हैं तो ले आने के बाद तुरंत हमारे किसान, क्योंकि वो तो कोल्ड स्टोर से रहता है, उसको हमको ले आके आपको छाये में रखना चाहिए,
और 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि उसमें अंकुरन आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके हल्का काट देते हैं। और काटने के बाद सबसे है कि आप पोटेशियम परमैनेट में उसमें डाल दीजिए। अब आप उसको जो है आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उपचारित कैसे करेंगे, आप जो है एक ड्रम ले लीजिए, उसमें 15 लीटर पानी आता है या 20 लीटर का हो जाए, उसमें 4 ग्राम आप जो है पोटेशियम परमैनेट डाल दें। और लाल दवा जिसको हम लोग कहते हैं देहात में कि लाल दवा है, उसको आप ले लीजिए और उसमें जो है जो आप आलू काटते हैं उसको उसमें डाल दीजिए। और फिर जो आप खेत का तैयारी है, जो खेत आपका तैयार हो गया है, उसको नाली बनाते ही हैं कि और एक से दूसरे कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। अब इसमें जो है हम नाइट्रोजन देते हैं, खाद देते हैं ना, गोबर तो हम दे दिए, लगाने में आ गए तो लगाने से पहले हमको खाद देना ना पड़ेगा, तो उसमें हम जो है जो रासायनिक खाद देते हैं 150 नाइट्रोजन, 80 जो है आप उसको फास्फोरस और 125 पोटाश देते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा हमारे किसान जो है या हम लोग भी जो है उसको 2 भाग में बांटते हैं। उसका जो है आधी नाइट्रोजन की मात्रा यानी 150 का 75, उसको प्लस फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा डाल के खेत को रेडी कर लेते हैं। और फिर उसको जो है नाली बना के जो है हम लोग 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और उसको डालते जाते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग लगा देते हैं। जब लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी तैयारी अब शुरू हो गई। और जब अंकुरन आने लगता है तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि एक हल्का पानी दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर हम सिंचाई नहीं करते हैं तो फिर जो है जो अंकुरन अंदर में है उसी में रह जाएगा और इसके बाद जो है जो ये है पानी से दब जाएगा। तो जब पूरा हो जाए, हल्का पानी दे देने से मतलब ये होता है कि पूरी अंकुरन जो है आपको दिखाई देने लगता है, यानी आलू का जो है आपका 1-1 सेंटीमीटर का पौधा पूरा दिखाई देने लगता है। वो थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो बढ़ जाने के बाद आप जो है उसमें फिर मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाते समय ही नाइट्रोजन की आधी मात्रा उसमें डाल देते हैं और डाल के मिट्टी चढ़ा देते हैं और फिर आलू की हल्की सिंचाई कर देते हैं। जब हल्की सिंचाई कर देते हैं तो फिर आप देखते हैं कि 1-2 सिंचाई करने के बाद आप उस पर फिर एक बार हमारे किसान भाइयों एक ही बार मिट्टी चढ़ाते हैं आलू की। लेकिन आप देखते हैं कि जब मिट्टी कड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो अल्कली है ना, तो उसमें जो है जब पानी पड़ता है तो कड़ा हो जाता है और जब पानी पड़ता है तो हल्का नरम हो जाता है और पानी नहीं पड़ता है तो कड़ा हो जाता है। तो उसको अगर मिट्टी को हम लोग हल्का उसको कोड़ देते हैं और फिर उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, हल्की मिट्टी पूरे पर नहीं, तो उससे जो कुड़ाई हो जाती है और जब पड़ जाती है तो 2 बार उसकी मिट्टी चढ़ जाती है और मिट्टी भी मुलायम हो जाती है। जब मिट्टी मुलायम हो जाती है तो ऑटोमेटिक जब मिट्टी भुरभुरी होगी, हल्की होगी, तो हमारा आलू का साइज बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो पैदावार बढ़ेगी, तो किसान का उसका मूल्य बढ़ेगा। तो इससे जो है हमको किसान को जो है बहुत ही फ़ायदा होता है। और आप उसके बाद आलू को हम लोग 1 हेक्टेयर में 250 से 300 कुंटल पैदा कर सकते हैं। और इसमें जो है सिंचाई जब कर लेते हैं तो उसमें जो है लास्ट सिंचाई आप देखते हैं कि जब मिट्टी पौधा सूखने लगता है, तो जब सूखने लगता है तो आप समझिए कि हमारी फसल अब पक के तैयार हो गई है और उसको काट लेते हैं। हमारे अनिल जी ने आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आप इनकी जानकारियों के आधार पर आप खेती करेंगे तो स्वाभाविक है कि उपज अधिक होगी और मुनाफा भी अधिक होगा, लाभ भी अधिक मिलेगी। अनिल जी इस कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो मास्टर जी आलू कर बारे तो बढ़िया से जानकारी हो गई और जे भी किसान आलू लगावे मन ये सब बात करता नहीं सुन ध्यान रखवे हमें बढ़िया फायदा मिली। निश्चित रूप से जरूर। तो और एगो पूछ लो का सवाल जरूर पूछिए। इसे ना मास्टर जी कि जे हमरे जैविक खाद मन इस्तेमाल करीला अपन खेत में और कहे ना कि कर से बढ़िया फायदा रहेला, तो उसके बारे में तनी सुन बता दो। देखिए मुख्य रूप से जो हमारे किसान भाई जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। हाँ। और वर्मी कंपोस्ट जो है वो बहुत ही लाभकारी खाद है और इससे किसान भाइयों को खास करके जो रासायनिक खाद है वो कम देने की ज़रूरत पड़ती है या कई बार नहीं भी देने की ज़रूरत पड़ती है और इससे खेत की उर्वरा शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। तो ये इसका जो महत्व है और इसके बारे में विशेष जानकारी हमें दे रही हैं हमारी जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंचला कुमारी, उनसे लेते हैं जानकारी। हाँ।
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं की एक वैज्ञानिक श्रीमती चंचला कुमारी, ये हमें जानकारी देंगी कि जैविक खाद एक उत्तम पोषक तत्व है खेती बाड़ी के लिए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। मैडम, जैसा कि हमने विषय चुना है कि जैविक खाद एक उत्तम पोषक तत्व है, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैविक खाद है क्या? जैविक खाद यानी कि केचुआ की खाद, जो कि एक वर्म है, इससे तैयार किया जाता है। और इसको तैयार करने के लिए किसान भाई जो हैं, बहुत ही किसी चीज़ की लागत की आवश्यकता नहीं है, बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, या बहुत ज़्यादा इसमें आपको खर्च की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा एक खाद है जिसे कि आप अपने ही घर में या अपने ही बगीचे में किसी भी छायादार पेड़ के नीचे इसको आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो तरीके हैं वो जो है किसान भाई आसानी से अपना सकते हैं। यानी कि अपने ही घर के पास थोड़ी सी ऊंची जगह ले लें जहाँ की बारिश का पानी ना पहुँचता हो, उसमें पानी ना लगता हो, तो वहाँ पे कोई भी आपका एग्रीकल्चर बायो प्रोडक्ट यानी कि कृषि अवशेष आपके पेड़ के पत्ते भी हो सकते हैं, या उसमें पुआल हो सकता है, बिचाली हो सकता है, भूसा हो सकता है, या तो गन्ने के छिलके हो सकते हैं। आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले सब्जियों के जो छिलके हैं उसका इस्तेमाल आप उसमें कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपका जूठन बचता है दाल चावल जो है, उसका इस्तेमाल भी जो है हम वर्मी कंपोस्ट में यानी कि केचुआ की खाद यानी कि जैविक की खाद बनाते समय हम कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि आप एक गड्ढा बना लीजिए और गड्ढे की जो मात्रा समानुपात जो हम रखते हैं 2x2x2 यानी कि 2 लंबा, 2 चौड़ा और 2 गहरा। ये इसलिए है ताकि उसमें जो हम सामग्री जो डालते हैं उसका मात्रा या अनुपात जो है वो बराबर रहे। जब हम 2x2x2 का गड्ढा जब बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कि हम सबसे निचली सतह पे जो है वो गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। गिट्टी यानी कि हम जो भी हमारा जो नमी ज़्यादा है, जो हम पानी का पटावन दे रहे हैं, वो पानी उसमें जमी ना रहे। गिट्टी के ऊपर जो है हम बालू की दूसरी परत लगाते हैं, उसके ऊपर हम जो एक मोटी परत जो है कम से कम 2.5 से 3 इंच का मोटी परत जो लगाते हैं वो लगाते हैं उपजाऊ मिट्टी की लगाते हैं। उसके ऊपर जो है हम कोई भी कृषि अवशेष डालते हैं। उसके ऊपर जो है हम गोबर की एक परत डालते हैं जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद बनाते समय एक बात किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि जो गोबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गोबर जो है वो गर्म नहीं होने चाहिए। गर्म कहने का मतलब है कि गाय का तुरंत इस्तेमाल किया हुआ ताज़ा गोबर का इस्तेमाल ना करें। गाय की जो गोबर है वो 2-3 दिन पुराना हो, यानी कि वो ठंडा हो चुका हो, उस गोबर का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये सावधानी रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा जो वर्म है, हमारा जो केचुआ है, वो बहुत ही नरम, बहुत ही नाजुक होता है। वो किसी भी तरह की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जैसे ही उसको किसी भी चीज़ का गर्म महसूस उसके शरीर पे होता है तो केचुआ जो है हमारा वो मर जाता है। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम गर्म गोबर का इस्तेमाल उसमें ना करें। उसके बाद जो है प्रति गड्ढे, जो हमने गड्ढे बनाए हैं 2x2 का, जो उस गड्ढे में प्रति गड्ढे 1 kg हम केचुआ का इस्तेमाल करें। ये मात्रा इसलिए इसमें रखा गया है 1 kg का कि वो जो हम प्रपोर्शन, जो मात्रा, जो अनुपात जो लिए हैं जो गड्ढे का, उसके लिए ये पूरा फुलफिल करता है। दूसरी बात यहाँ पे किसान भाई को मैं बताऊं कि जो केचुआ का जो खाद है, जिस पे कि आज के जो है सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, महत्व दे रही है, वो इसलिए भी है कि आजकल हर गांव में, हर शहर में या हर कस्बे में देखिएगा एक स्वयं सहायता समूह बन रहा, महिला मंडल बन रहा। जिस गांव में जाइए वहाँ 4 महिला मंडल होंगे, 6 महिला, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो उन महिलाओं से या कृषक भाइयों से यहाँ पे जो केचुआ का खाद है उसका एक स्वरोजगार के रूप में इसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि केचुआ का खाद जो है आपका और जो खाद है उसके अनुपात में इस खाद का महत्व जो है वो ज़्यादा है। अगर कोई भी किसान भाई अगर फलदार वृक्ष लगाए हुए हैं या फलदार वृक्ष में केचुआ का खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रति वृक्ष जो है वो 200 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम और जो खाद जिसका इस्तेमाल करें उसके अनुसार ही इसके रासायनिक खाद की अपेक्षा आप जो है जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जो कि आपके पेड़ का जो पोषक तत्व है वो तो मिट्टी का पोषक तत्व बना रहा है, साथ में जो पेड़ जो हमें फल देंगे उसमें जो है उसका पोषक तत्व का जो अनुपात है वो भी बना रहता है। दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर हम इसको बागवानी में यानी कि हम सब्जी के खेत में या फिर हम फसल के खेत में डालना चाहें
तो किसान भाइयों को इसका अनुपात जो है 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हम अपने घर के बगल में जो किचन गार्डन यानी कि पोषण वाटिका जो बना रहे हैं या बनाते हैं या हमारे घर के आसपास होता है, उसमें आप रासायनिक खाद की अपेक्षा जो है जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी मिट्टी की जो उर्वरता है या उर्वरक शक्ति जो है मिट्टी की वो बनी रहेगी। और दूसरी बात इसमें है कि उसमें से जो सब्जी हमारे किचन में जो इस्तेमाल होगा, रसोई घर में जो इस्तेमाल होगा, उसका पोषक तत्व भी हमें किसी तरह का नुकसान नहीं देगा और इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। मैडम, आपने बताया कि जो कृषि अवशेष है, तो कृषि अवशेष में आपने बताया था अन्न भी, जो कि हम जो जूठन खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बताया कि जो गन्ने का जो छिलका है, हाँ, जो वो भी है। इसके अलावा पुआल वगैरह, सड़ा वगैरह, पुआल वगैरह भी, साथ में गोबर। हमने देखा है कि बहुत सारे किसान भाई बिल्कुल ही गोबर से ही केचुआ खाद बनाते हैं या वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो इन दोनों अवशेषों से, कहने का मतलब पत्ते वगैरह, जो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, इन सब अवशेषों से और गोबर के दोनों में क्या अंतर है? देखिए, केचुआ का खाद जो है ना, केचुआ जितनी आसानी से उसको खा के, यानी कि जो उसका बचता है, एक तरह से बोलते हैं अवशेष, इसमें अवशेष नाम ही आ रहा है। तो ये है कि इन जनरल जो है कृषि अवशेष और पत्ते और गोबर, ये तीनों को उसका एक खाना है। जो केचुआ जो है उसका ये खाना है, उसको जितनी आसानी से वो खाता है उतनी तेज से उसको परिवर्तित करता है उसको खाद में। तो ये दोनों का जो अवशेष है, दोनों ले सकते हैं हम। या अगर किसान भाई के पास जैसा बचा हुआ आपका अवशेष है, पत्ता हुआ, कृषि अवशेष हुआ, पुवाल हुआ, बिचाली हुआ, वो सब का इस्तेमाल इसलिए इसमें करते हैं ताकि हर किसान भाई के पास गोबर की जो मात्रा होती है वो पूरी नहीं होती। अच्छा। उनको अगर ये मात्रा को पूरी करना है, खाद की मात्रा को बढ़ाना है, खाद की पोषक तत्व को जो बढ़ाना है, उसके लिए इसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा किसान भाइयों, अगर आप जैविक खाद से किसी भी चीज़ को उत्पादन करते हैं तो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। तो मास्टर जी, हमार दुयो सवाल का जवाब तो मिल गया, कितना देरी हम सोचते रहली, राउर सवाल का जवाब हमके नहीं बुझा। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अर्थ पूछा आपसे। तो ऐसा करूँ कि अर्थ की भी राहु रहे बता दो ताकि हमारे कुछ नया सीखे पा रहे हो कर से। बिल्कुल सही बात है। देखिए किसान भाइयों, ये जो हमारा समय है, इस समय जब हम खरीफ की फसल लगाए हुए हैं खेतों में, और इस समय बहुत सारी चिंता जो मौसम की रहती है, तो ये मौसम से ही जुड़ी बात है कि उत्तरा नक्षत्र अगर उत्तर दे गई यानी जवाब दे गई, उसमें भी बारिश नहीं हुई। हस्त यानी हथिया नक्षत्र अगर उसमें भी बारिश नहीं हुई, है ना, वो भी अगर मुख मोड़ के चला जाए, मुख मोड़ी, है ना, भली बिचारी चित्रा, यानी चित्रा नक्षत्र भली है, अगर वो बरस गई तब भी इतना धन होगा, इतना धान उपजेगा, इतनी खरीफ की फसल होगी कि प्रजा ले बहुरी, प्रजा जो है वो काफी एकत्रित कर लेगी धान, है ना। तो ये है इस पद का अर्थ, है ना। अच्छा, मैंने बरसात के बारे में बताया। हाँ, बिल्कुल। अगर मौसम ऐसा है, अगर बारिश की ऐसी तारतम्यता बनी हुई है, तो उसके हिसाब से किसान अपनी उपज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। और आप ये और कौन से अनुमान लगा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है? अगर ये आप चाहते हैं कि खुद भी जानें और खुद भी बताएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें खत लिखें और हमें की चिट्ठी लिखे ले, हमें को पता नोट कर लो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांतू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। यही पता पे अपन बात के लिखो। बिल्कुल। और हम कहते हैं कि भाई आपसे बातें करते करते हमें समय का अंदाजा नहीं रहता, ढेर सारी बातें आज हो गई हैं, लेकिन अगले अंक में और ढेर सारी जानकारियां लेकर के हम आएंगे। इसलिए आज हमारी पूरी टीम को यहीं पर दीजिए अनुमति। जोहार।